जय हिंद। आज की हम लोग इस वीडियो में देखेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह का। हम लोगों ने एक नया सीरीज स्टार्ट कर रखा है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख रखा होगा कि यह जो है वो किरण पब्लिकेशन की जो खान सर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। उस पुस्तक से आज हम लोग हिस्ट्री का जो पुस्तक है उससे हम लोग आधुनिक भारत के सीरीज को स्टार्ट किए हैं। यह जो आधुनिक भारत का इतिहास है, इस क्रम में आज का जो हमारा वीडियो है यह पहला वीडियो है। यह एनसीईआरटी के सारे सार संग्रह को वन लाइनर फॉर्म में लिखा गया है। यह आपको रिवीजन बेस के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो हो सकता है। तो हम लोग ये देखें, अभी तो हम लोग काफ़ी सारे वीडियो देखते ही आ रहे हैं, लेकिन रिवीजन भी करना एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस क्रम में हम लोगों ने आज एक नया सीरीज स्टार्ट कर रखा है एनसीईआरटी सार संग्रह का। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी सार संग्रह का, वो पहला टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो बन सकते हैं, वो वन लाइनर के फॉर्म में दिए गए हैं। वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो पहला कह रहा है, पुर्तगालियों से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्रथम पुर्तगीज तथा प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा जो था वो 90 दिन की समुद्री यात्रा किया था। उसके बाद 1498 ईस्वी को कालीकट के समुद्र तट पर पहुंचा था। इस यात्रा में जो प्रथम दर्शक था वो कौन था? तो इस यात्रा में प्रथम दर्शक जो था उसका नाम था अब्दुल मनिक। आगे कह रहा है कि पुर्तगालियों के भारत आगमन के दो प्रमुख उद्देश्य थे। अरबों और वेनिसों के व्यापारियों का भारत से प्रभाव समाप्त करना और ईसाई धर्म का प्रचार करना। पुर्तगालियों के द्वारा अपनी सामुद्रिक साम्राज्य कंपनी को क्या नाम दिया गया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा अपनी सामुद्रिक साम्राज्य जो कंपनी थी उसको नाम दिया गया था एस्तादो द इंडिया। आगे कह रहा है कि भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय जो था उसका नाम था फ्रांसिस्को द अल्मेडा। आगे कह रहा है कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? देखिए, अगर पूछा जाए कि प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था तब तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को द अल्मेडा। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है तब आपका आंसर होगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। आगे कह रहा है कि प्रारंभ में पुर्तगालियों की राजधानी कोचीन थी। बाद में वायसराय नीनू डी कुन्हा ने राजधानी में परिवर्तन किया। याद रखिएगा, किसने परिवर्तन किया था राजधानी में? नीनू डी कुन्हा ने। और पुर्तगालियों की नई राजधानी कहाँ बनाया था? तो पहले तो राजधानी कोचीन थी, लेकिन नीनू डी कुन्हा जो था वो राजधानी को बदलकर गोवा में कर दिया था। आगे कह रहा है कि भारतीय एवं अरबी जहाज़ों को कार्टेज या परमिट के बिना अरब सागर में प्रवेश वर्जित था। इस पद्धति को क्या कहा जाता था? तो इस पद्धति को कहा जाता था कार्टेज आर्मोडा पद्धति। आगे कह रहा है कि कार्टेज प्राप्त अरबी व भारतीय जहाज़ों को किस प्रकार की सामग्री को ले जाने की अनुमति नहीं थी? तो कार्टेज प्राप्त जो अरबी और भारतीय जहाज़ था उसको काली मिर्च और गोला बारूद ले जाने की अनुमति जो थी प्रदान नहीं थी। आगे कह रहा है कि पुर्तगालियों के द्वारा छोटे स्थानीय व्यापारियों के जहाज़ों को समुद्री यात्रा के दौरान संरक्षण प्रदान किया जाता था। इसके लिए जहाज़ों को चुंगी भी देनी पड़ती थी। इस व्यवस्था को क्या कहा जाता था? तो इस व्यवस्था को काफिला प्रणाली कहा जाता था, जिसके तहत पुर्तगालियों के द्वारा छोटे स्थानीय व्यापारियों के जहाज़ों को समुद्री यात्रा के दौरान संरक्षण प्रदान किया जाता था। आगे कह रहा है कि प्रसिद्ध जेसुइट संत फ्रांसिस्को जेवियर जो है वो किस पुर्तगाली गवर्नर के साथ भारत आए थे? तो यह जो है वो अल्फांसो डिसूजा के साथ भारत आए थे। आगे कह रहा है कि गोवा, दमन और दीप पर पुर्तगाली कब तक शासन करते रहे? तो गोवा, दमन और दीप पर पुर्तगाली जो है वो 1961 तक शासन करते रहे थे। आगे है कि पुर्तगालियों को मुख्यतः भारत में किन वस्तुओं की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है? तो पुर्तगालियों का मुख्यतः भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है। आगे है कि पुर्तगालियों के साथ भारत के किस स्थापत्य कला का आगमन हुआ था? तो पुर्तगालियों के साथ भारत का गोथिक स्थापत्य कला का आगमन हुआ था। फिर कुछ डचों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। देखिए, कह रहा है कि 1602 में डच संसद द्वारा डच ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई। भारत व पूर्व के देशों के संदर्भ में किस तरह के अधिकार को इस कंपनी ने प्राप्त किए? तो इन देशों से व्यापार, आक्रमण और विजय करने से संबंधित अधिकार को डच संसद के द्वारा डच ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया गया था। आगे कह रहा है कि डचों के द्वारा भारत में प्रथम डच कारखाने की स्थापना जो है वो 1605 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के किस स्थान पर किया गया था? तो आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में 1605 में प्रथम डच कारखाने की स्थापना की गई थी।
फिर कह रहा है कि डचों के द्वारा भारत से मुख्यतः किन चीज़ों का निर्यात किया जाता था। तो डचों के द्वारा भारत से मुख्यतः जो है वो नील, अफीम, चावल, सोरा और सूती वस्त्र का निर्यात जो है वो किया जाता था। आगे कह रहा है कि अंग्रेजों के द्वारा किस युद्ध में विजय के उपरांत डचों को भारतीय व्यापार से अलग कर दिया गया था। यह बात कर रहा है बेदरा का युद्ध का। और कब हुआ था बेदरा का युद्ध? बेदरा का युद्ध हुआ था 1759 में। देखिए बेदरा का युद्ध जो है वो 1759 में अंग्रेजों और डचों के बीच लड़ा गया था। इसमें डच जो है वो पराजित हो गए थे और भारत में उनका पतन हो गया था। और इसी युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है वो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। कह रहा है कि डचों ने पुलिकट स्थित टकसाल से किस भगवान के चित्र वाले सोने के पगौड़े सिक्के जारी किए थे। तो यह जो है वो विष्णु भगवान यानी भगवान वेंकटेश्वर। आगे कह रहा है कि 1599 में किस दल के द्वारा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स एंड ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडियाज की स्थापना की गई थी। तो यह किया गया था मर्चेंट एडवेंचर्स के द्वारा। नेक्स्ट कह रहा है कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार का अधिकार कब प्रदान किया गया था। तो यह किया गया था दिसंबर 1600 ईस्वी में। आगे कह रहा है कि किस मुगल सम्राट ने कैप्टन हॉकिंस को आगरा में बसने की अनुमति तथा 400 का मनसब व जागीर प्रदान किया था। तो यह किया था, किसने प्रदान किया था? 400 का मनसब जहांगीर ने प्रदान किया था। फिर आगे कह रहा है कि 6 फरवरी 1613 ईस्वी में शाही फरमान जारी करके अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने एवं मुगल राज्य दरबार में एक एलची रखने की अनुमति किस मुगल शासक के द्वारा प्रदान की गई थी। तो यह किसके द्वारा प्रदान किया गया था? जहांगीर के द्वारा प्रदान किया गया था। आगे कह रहा है कि 10 जनवरी 1616 को जहांगीर के अजमेर दरबार में उपस्थित होने वाला अंग्रेज कौन था। तो जहांगीर के अजमेर दरबार में उपस्थित हुआ था 1616 को सर टॉमस रो। फिर कह रहा है कि दक्षिण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना कब और कहां स्थापित किया गया था। तो दक्षिण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना जो है वो 1611 में मसूलीपट्टनम और पेटापुली में स्थापित किया गया था। आगे कह रहा है कि अंग्रेजों के द्वारा चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त करने के बाद मद्रास में कौन सा किला स्थापित किया गया था। तो मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है वो स्थापित किया गया था। फिर आगे कह रहा है कि राजकुमार चार्ल्स के द्वारा 1668 में बंबई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। राजकुमार को कैसे प्राप्त हुआ था। तो यह राजकुमार को बंबई कैसे मिला था? पुर्तगाली राजकुमारी जो थी कैथरीन ब्रेगोजा, उनसे विवाह के उपरांत दहेज में इनको मिला था, जो कि यह 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। आगे कह रहा है कि 1651 में अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक कर देने पर बंगाल में व्यापार के विशेषाधिकार का फरमान जो है वो किसके द्वारा जारी किया गया था। तो यह जो है वो शाह सूजा के द्वारा जारी किया गया था। फिर कह रहा बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर कौन था। तो बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर था विलियम हैजेज। कह रहा है कि मुगल सम्राट औरंगजेब और अंग्रेजों के मध्य प्रथम भिड़ंत कब और कहाँ हुई थी। तो मुगल सम्राट औरंगजेब और अंग्रेज के मध्य जो प्रथम भिड़ंत थी वो 1686 में हुगली में हुआ था। फिर आगे कह रहा है कि कंपनी को कोलकाता, गोविंदपुर और सुतनौती गांव की जिम्मेदारी जो है वो किससे प्राप्त हुआ था। तो यह जो है वो इब्राहिम खां से प्राप्त हुआ था। फिर नेक्स्ट कह रहा है कोलकाता, गोविंदपुर और सुतनौती को मिलाकर आधुनिक कलकत्ता की नींव जो है वो किसने डाली थी। तो वो जो है वो जॉब चार्लॉक ने डाली थी। नेक्स्ट कह रहा है कि कलकत्ता में 1700 में स्थापित फोर्ट विलियम्स का प्रथम गवर्नर कौन था। तो फोर्ट विलियम्स का प्रथम गवर्नर था सर चार्ल्स अय्यर। नेक्स्ट कह रहा है कि 1634 में ब्रिटिश संसद के प्रस्ताव पर ब्रिटेन की सभी प्रजा को भारत में व्यापार करने का अधिकार मिल गया था, जिसके परिणामस्वरूप इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट का जन्म हुआ। कालांतर में नई व पुरानी कंपनियों को विलय के पश्चात क्या नाम दिया गया था। तो विलय के पश्चात इसका नाम दिया गया था द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडियाज। फिर आगे डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कुछ संबंधित क्वेश्चंस हैं। कह रहा है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगभग 225 वर्षों तक भारत में अपने उपनिवेश बनाए रखे। वह किस देश की कंपनी थी। तो डेनिश यानी डेनमार्क की कंपनी थी।
फिर कह रहा है कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1620 ईस्वी में भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो है वो कहाँ स्थापित किया था। तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1620 ईस्वी में भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो है वो तरम्बकोर यानी कि तमिलनाडु में स्थापित किया था। फिर कह रहा है कि भारत में स्थापित डेनिश बस्तियां जो हैं वो त्रंक्रोबार के अलावा सोरामपुर जो कि पश्चिम बंगाल में है और निकोबार द्वीप में भी थी। सेरामपुर में कंपनी ने अपनी बस्ती जो है वो कब स्थापित किया था। तो सेरामपुर में अपनी कंपनी जो है वो अपनी बस्ती को 1755 ईस्वी में स्थापित किया था। फिर आगे कह रहा है कि डेनिश मिशनरी द्वारा 1799 ईस्वी में कहाँ पर एक प्रेस की स्थापना की गई जिसे 1801 से लेकर 1832 तक 40 विभिन्न भाषाओं में किताबें छपी थीं। यह बात कर रहा है सेरामपुर की। फिर आगे कह रहा है कि किस युद्ध के दौरान ब्रिटिशों ने डेनिश जहाज़ों पर हमला कर डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ होने वाले व्यापार को नष्ट कर दिया और अंततः डेनिश बस्तियों पर कब्जा करके उन्हें ब्रिटिश भारत का हिस्सा बना लिया। यह बात कर रहा है नेपोलियन युद्ध की, जो कि 1803 से लेकर 1815 तक हुआ था। आगे कह रहा है कि भारत में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कभी पनप नहीं सकी। डेनमार्क ने किस वर्ष अपनी अंतिम डच बस्ती जो है वो सेरामपुर को ब्रिटेन को हस्तांतरित कर दिया। तो यह किया था 1845 ईस्वी में। आगे कुछ क्वेश्चन जो हैं वो फ्रांसीसी कंपनी से संबंधित दिए हुए हैं। कह रहा है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है वो भारत में कब और किस नाम से किया गया था। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है वो 1664 ईस्वी में कंपनी देश इंदेसे ओरिएंटलेस के नाम से किया गया था। आगे कह रहा है कि फ्रांसीसियों के द्वारा अपने पहले कारखाने की स्थापना कब और कहाँ की गई थी। तो फ्रांसीसियों के द्वारा अपने पहले कारखाने की स्थापना जो है वो 1668 में सूरत में किया गया था। आगे कह रहा है कि कंपनी के द्वारा पांडिचेरी किससे प्राप्त किया गया था। तो यह किया गया था बलिकोंडानपुर के सूबेदार जो थे शेरखा लोदी, उनसे। नेक्स्ट कह रहा है कि डचों के द्वारा अंग्रेजों की सहायता प्राप्त करके 1693 में पांडिचेरी पर अधिकार कर लिया गया। कालांतर में किस संधि के उपरांत पांडिचेरी जो है वो फ्रांसीसियों को पुनः प्राप्त हुआ था। तो यह हुआ था रिजीबैक की संधि से। आगे कह रहा है कि फोर्ट लुई की स्थापना कहाँ की गई। तो फोर्ट लुई की स्थापना जो है वो पांडिचेरी में की गई थी। नेक्स्ट कह रहा है कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़े गए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है। तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य जो युद्ध लड़ा गया था उसको कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। फिर आगे कह रहा है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो तत्कालिक कारण था वो अंग्रेजों सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार करना था। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध में कर्नाटक के नवाब अनबुरुद्दीन की सेना को कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने किस युद्ध में पराजित किया था। तो इसको किया था सेंट थोमे के युद्ध में। नेक्स्ट कह रहा है कि यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार युद्ध की समाप्ति 1740 में ऑक्स ला सेपल की नामक संधि से संपन्न होने पर भारत में प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है वो समाप्त हो गया था। इसके बाद मद्रास पर किसका अधिकार रहा। तो जब प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया था उसके बाद मद्रास पर अधिकार था अंग्रेजों का। आगे कह रहा है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध कर्नाटक के नवाबी पद को लेकर हुआ। इसमें फ्रांसीसियों ने नवाब मुजफ्फरगंज का साथ दिया। अंग्रेजों ने किसका समर्थन किया। तो अंग्रेज जो थे वो अनबरुद्दीन और नासिरगंज का समर्थन किए थे। फिर आगे कह रहा है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। अभी हम लोगों ने देखा था प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो तत्कालिक कारण था वो था अंग्रेजी सेनाओं के द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार करना। वहीं अगर आपसे पूछ रहा है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, तो उसका कारण था कि क्लाइव और वाटसन के द्वारा बंगाल स्थित जो चंद्रनगर था उस पर अधिकार को लेकर। आगे कह रहा है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध के अंतर्गत 22 जनवरी 1760 को लड़े गए वॉन्डीवर्स के युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व जो है वो आयरकुट ने किया था और फ्रांस का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए अगर वॉन्डीवर्स के युद्ध की बात करते हैं तो वॉन्डीवर्स के युद्ध में अंग्रेज का नेतृत्व तो आयरकुट ने किया था और फ्रांस का नेतृत्व जो है वो लाली के द्वारा किया गया था। आगे कह रहा है कि वॉन्डीवर्स के युद्ध में फ्रांसीसी सेना की हार हुई थी। इसके उपरांत पांडिचेरी पर अंग्रेजों ने कब अधिकार किया था। तो इसके उपरांत पांडिचेरी पर अंग्रेजों ने 16 जनवरी 1760 को अधिकार कर लिया था। कह रहा है कि भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनी के आगमन का क्रम क्या था। तो भारत में अगर यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का क्रम देखें तो सबसे पहले पुर्तगीज,
फिर उसके बाद डच, फिर अंग्रेज, फिर डैन और फिर उसके बाद फ्रांसीसी। एक चीज़ याद रखिएगा कि भारत में पुर्तगाली जो है वो सबसे पहले 1498 में आए थे और सबसे अंत में 1961 में वापस गए थे। तो सबसे पहले भी आया पुर्तगाली और सबसे अंत में भी गया पुर्तगाली। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल से संबंधित कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। कह रहा बंगाल में अलीवर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला जो है वो नवाब बना। सिराज की राजगद्दी के प्रतिद्वंदियों और विरोधियों में प्रमुख कौन था? तो प्रमुख कौन था? पूर्णिया का नवाब था शौकतगंज, मौसी घसीटी बेगम और तथा सेनापति मीर जाफर, और इसी के धोखाधड़ी के कारण वो हारता भी है। फिर कह रहा है कि 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसियार द्वारा एक फरमान जारी किया जाता है जिसमें सीमा शुल्क से मुक्त व्यापार करने की अनुमति के बाद कलकत्ता की अंग्रेज फैक्ट्री का प्रेसिडेंट जो है वो दस्तक को जारी करता है। दस्तक से क्या तात्पर्य था? तो दस्तक जो था वो कर मुक्त व्यापार करने का एक परमिट था। आगे कह रहा है कि सिराज द्वारा कासिम बाजार जो कि मई 1756 और कलकत्ता पर 15 जून 1756 में अधिकार कर लिया गया था। सिराज के विरुद्ध अंग्रेज सेना के अभियान का नेतृत्व जो है वो कौन कर रहा था? तो सिराज के विरुद्ध कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव। आगे कह रहा है कि पलासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है वो क्लाइव के पास था। नवाब की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो नवाब की सेना का नेतृत्व जो है वो मीर जाफर, यार लतीफ़ खां और राय दुर्लभ के द्वारा किया गया था। कह रहा है यहाँ नोट में लिखा हुआ है कि सिराज के विरुद्ध सक्रिय दरबारी षड्यंत्रकारियों और अंग्रेजों के बीच अप्रैल मई 1757 में कुछ समझौते हुए। इन समझौते में वाटसन और अमीचंद्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सिराज की सेना का नेतृत्व करने वाले सेनापति भी राजद्रोही थे। आगे कह रहा है कि पलासी के युद्ध के बाद सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। इसके बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो जब सिराजुद्दौला हारता है पलासी के युद्ध में तो फिर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। फिर कह रहा है कि पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला का साथ विश्वासघात किसने किया था? तो यही मीर जाफर के धोखाधड़ी के कारण सिराजुद्दौला जो था वो पलासी के युद्ध में हार जाता है। आगे कह रहा है कि पलासी के युद्ध के बाद नवाब के दरबार में प्रथम अंग्रेज रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था ल्यूक स्टॉफ्टन को। कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ किया? तो ब्रिटिश सरकार जो है वो भारत पर सीधे शासन पलासी युद्ध के बाद ही करना शुरू किया था। कह रहा है पलासी युद्ध के मैदान किस राज्य में स्थित हैं? तो पलासी युद्ध के मैदान जो है वो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। फिर आगे कह रहा है कि बंगाल की नवाबी प्राप्त करने के बाद मीर जाफर ने कंपनी को 24 परगना की जमींदारी पुरस्कार में दी थी। 24 परगना जागीर को किस नाम से जाना जाता था? तो 24 परगना जागीर को क्लाइव की जागीर के नाम से जाना जाता था। आगे कह रहा है कि किस युद्ध में बंगाल में अंग्रेजों की सर्वोच्चता प्रदान की? तो यह जो है वो बक्सर के युद्ध में हुआ था। फिर कह रहा है कि अंग्रेज सरकार के खर्च में ही हो रही बेतहाशा वृद्धि और उसे वहन न कर पाने के कारण मीर जाफर ने अक्टूबर 1760 में अपना पद छोड़ा। उसने नया नवाब जो है वो किसे नियुक्त किया था? तो फिर जब मीर जाफर छोड़ता है तो फिर कौन बनता है? मीर कासिम। नेक्स्ट कह रहा है कि मीर कासिम ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया था? तो राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेकर गया था कौन? मीर कासिम। कह रहा है कि मीर कासिम ने अपनी सैन्य व्यवस्था में सुधार किया, सेना की संख्या में वृद्धि की, यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित किया। अब इसने अपनी सेना को किसके नियंत्रण में रखा था? तो एक आर्मेनियाई था जिसका नाम था गुरगीन खान, उसी के नेतृत्व में यह रखा था अपनी सेना को। फिर आगे कह रहा है कि मीर कासिम की अंग्रेज विरोधी नीतियों के कारण जुलाई 1763 में मीर कासिम को कंपनी ने बर्खास्त कर किसे नवाब बनाया था? तो किसको बनाया था? मीर जाफर को बनाया था। कह रहा है बनारस के पूर्व में स्थित बक्सर के मैदान में अवध के नवाब सिराजुद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम की संयुक्त सेना जो कि अक्टूबर 1764 ईस्वी को पहुंची। अंग्रेजी सेना किसके नेतृत्व में युद्ध के मैदान में पहुंचे थे? तो अंग्रेजी सेना जो था वो हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में इस युद्ध को लड़ा था। फिर कह रहा है कि इलाहाबाद की प्रथम संधि ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को सौंप दी। यह संधि किन किन के मध्य हुई थी? तो इलाहाबाद की प्रथम संधि जो है वो क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम के बीच हुई थी। आगे कह रहा है कि मीर जाफर की मृत्यु के बाद कंपनी ने उनके पुत्र नजमुद्दौला को अपने संरक्षण में बंगाल का नवाब बनाया। फिर मई 1775 में क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनकर आया था।
आगे कह रहा है कि बंगाल में द्वैत शासन का प्रारंभ जो है वो 1965 से माना जाता है। द्वैत शासन का जनक किसको माना जाता है? तो लियो कॉर्टिस को द्वैत शासन का जनक जो है वो माना जाता है। फिर आगे कह रहा है कि इलाहाबाद की द्वितीय संधि किन किन के मध्य संपन्न हुई थी? तो इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो है वो क्लाइव और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के मध्य संपन्न हुई थी। फिर कह रहा है कि मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि विश्व में कोई भी ऐसी समय सरकार नहीं हो रही है जो इतनी भ्रष्ट, विश्वासघाती और लोभी हो जितना कि भारत में कंपनी की सरकार। यह किसके द्वारा और किसके संदर्भ में कहा गया था? तो यह जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल में द्वैत शासन के संदर्भ में कहा गया था। फिर कह रहा है कि बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? तो बंगाल के अंतिम नवाब कौन था? मुबारक-उद-दौला था, जो कि 1770 से लेकर 1775 तक था। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव। तो कल इसका वीडियो जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आप लोग बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।